औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर हुसैन है और मैं एज़ एसोसिएट प्रोफेसर इन सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। तो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है बायो फर्टिलाइज़र्स के हवाले से। तो हम यूजुअली देखते हैं कि न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन और उसकी यील्ड प्रोडक्टिविटी में इंतहाई अहम अंसर के तौर पे एक्ट करता है। तो इस न्यूट्रिशन के हवाले से पहले 1960s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में डिफरेंट जो मिनरल फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसमें यूरिया, डीएपी वगैरह और अदर जो टाइप ऑफ मिनरल फर्टिलाइज़र्स हैं वो लोगों में इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई। तो न्यूट्रिएंट अप्लाई करने से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी जो मिट्टी है, सॉइल के अंदर जो नामियाती खादें हैं उनकी मिक़दार कम होती गई और ये जो मिनरल फर्टिलाइज़र हैं इनकी एफिकेसी में फ़र्क आता गया। तो पॉपुलेशन जो है हमारी 1960s के मुकाबले में अब फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको फूड सिक्योर करने के लिए, फूड सप्लाई करने के लिए हमें मज़ीद इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम बायो फर्टिलाइज़र्स या ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि वन हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए सॉइल की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसमें। तो उसमें यह है कि ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र जैसे कंपोस्ट है या अदर्स जो फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया, उसको अप्लाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार 1 एकड़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हम बायो फर्टिलाइज़र में लाइक बैक्टीरिया जो हैं, अगर वो हम सॉइल में से आइसोलेट करके वो क्रॉप के साथ इस्तेमाल करें। ओके, ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र्स जो हमें टन्स में रिक्वायर्ड होता है वो हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करता है कि इतनी मिक़दार हम कहाँ से लेके आएंगे और उसको सॉइल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक और इसके साइड बाय साइड जो बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकते हैं वो है माइक्रोबियल बेस्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग या राइजोबैक्टीरिया, जिनको बायो फर्टिलाइज़र्स भी कहा जा सकता है। तो ये क्या करते हैं कि हम जो सॉइल है या रूट्स हैं, राइजोस्फीयर हो गया प्लांट का, वहाँ से हम कुछ ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को आइसोलेट करते हैं जो कि क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है। और उन माइक्रोब्स को हम लैब के अंदर प्रोपेगेट करके, मल्टीप्लाई करके सीड के ज़रिए से या फर्टिगेशन के ज़रिए से अप्लाई कर देते हैं, जो कि क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में, बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। मज़ीद ये कि हमारी जो सॉइल के अंदर फिक्स्ड फास्फोरस है, जैसे हम डीएपी या डीएपी अप्लाई करते हैं तो उसका तकरीबन 10 से 15% जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट अवेलेबल होता है, बाकी हमारी ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है। तो हम अगर उसको मोबिलाइज़ करें बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया, जो माइक्रोब हैं जो कि फास्फोरस का सॉल्युबलाइज कर देते हैं, तो हम उसकी जो एक तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, दूसरा ये कि प्लांट को स्लो रिलीज़ के तौर पे जो न्यूट्रिएंट है, रिक्वायर्ड फास्फोरस है, वो अवेलेबल होगा और क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें फिर मज़ीद ये है कि हम बायो फर्टिलाइज़र्स को 3 कैटेगरीज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट वो हैं जो कि किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं। डिज़ीज़ जैसे फंगल डिज़ीज़ हो गई या बैक्टीरियल डिज़ीज़ हो गई, तो उनके अगेंस्ट प्लांट के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ अपनी मुदाफ़ियत को बेहतर कर लें और वो इससे बच जाएँ। जैसे कॉटन लीफ कर्ल वायरस के लिए भी
इसको बैलेंस न्यूट्रिशन को, बायो फर्टिलाइजेशन को मौजूद तस्वर किया जा सकता है। साथ ही एक और जो टाइप है, इसको बायोस्टिमुलेंट बायो फर्टिलाइज़र भी कहा जा सकता है, जिसमें ये डिफरेंट जो पौधों के हार्मोन्स हैं, लाइक ऑक्सिन हो गया या साइटोकिनिन, जिब्रेलिन वगैरह, तो ये वो भी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो जिसके ज़रिए से उसकी सेल डेवलपमेंट को, मल्टीप्लिकेशन को और उसकी स्ट्रेस टॉलरेंस को, कोई भी एबाटिक स्ट्रेस जैसे कि हीट वेव आ जाती है या ड्राउट लाइक कंडीशन हो जाती है, सलाइन कंडीशंस आ जाती हैं, तो वहाँ पर भी पौधे को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं ये। फिर ये न्यूट्रिशन का, जैसे मैंने फास्फोरस का जिक्र किया, न्यूट्रिशन में कुछ होते हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को एज अमाइनो एसिड वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नाइट्रोजन जो कि हमारी जो एरिड लैंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे 100% सॉइल डेफिशिएंट होता है, तो इसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को अगर माइक्रोब सॉइल में रहते हुए, राइजोस्फीयर में रहते हुए, प्लांट एसोसिएशन में रहते हुए हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को सप्लाई करें, तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। दूसरा मज़ीद है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, आयरन है, जिंक है, ठीक है, उनके लिए भी सॉल्युबलाइज करके ये प्लांट को अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन अब आखिरी बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाले माइक्रोब हैं या कोई भी हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, उसको वहाँ पे पहुँचाना, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जो आज तक अभी वो मिस्ट्री बहुत से जो मैकेनिज़्म के ज़रिए से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कि कहीं पे वो कहते हैं कि उसको फर्टिलाइज़र पे कोट करके दे दिया जाए या ऑर्गेनिक मैटर में ऐड करके उसको कर दिया जाए, या फिर फर्मेंटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उनको फर्टिगेट कर दिया जाए। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, वो अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स रखते हैं। तो यही मेन लिमिटेशन है कि फार्मर उसको हैंडल कैसे करे, क्योंकि लिविंग मैटर है। अगर उसको सनलाइट में एक्सपोज करके रख देते हैं तो माइक्रोबियल सेल मर सकते हैं, ठीक है। या फिर उनकी स्टोरेज का इशू है, उनकी शेल्फ़ लाइफ, अगर प्रोडक्ट बनती है तो कितने अरसे में उसको यूज़ कर लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा अरसा स्टोर हो गई तो उसकी अफादियत क्या रह जाएगी। तो रिसेंटली इस पे काम हो रहा है, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो उस पर फिर सबको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक ये है कि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, इनका ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक रेवोल्यूशनरी किरदार है, जो आजकल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और वन हेल्थ और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से कोरिलेट करते हुए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू।